सभारा के सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे ज्योग्राफी क्लास 12th, जिसके अंतर्गत मैं अभी तक आपको 5 अध्याय के वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज अपन छठे अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर विद्यार्थियों आपको इन अध्यायों की PDF चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ले सकते हो। मैं आप तक PDF पहुंचा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर अपने व्हाट्सएप नंबर बता दीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय ऐसा है कि जिसमें जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और विद्यार्थियों, साथ में ये भी ध्यान रहे कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि खींच के मैं एक चैप्टर के लिए 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है अपनी, और 20 से 25 मिनट के अंतर्गत आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपकी परीक्षा के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, ये मान के चलो कि जिस प्रकार से दही में से मक्खन निकाला जाता है, उस प्रकार से मैंने पूरी पाठ्य पुस्तक में से मक्खन निकाल कर आपके समक्ष इसको रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और अपने अन्य साथियों तक भी इन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो। अब देखिए दोस्तों, आज अध्याय 6 के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व मानव अधिवास बस्तियाँ। विश्व मानव अधिवास अर्थात पूरे विश्व में अधिवास, मानव अधिवास क्या है और वहाँ की बस्तियाँ क्या है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वैसे अध्याय 6 की मैंने आपको एक वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है, जो बोर्ड पे आपको समझाने का प्रयास किया था, पर PDF के माध्यम से भी आप समझिएगा और इसमें किस तरह से अपने को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले अधिवास की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। अधिवास है क्या? तो अधिवास है मानव निर्मित आवास के संगठित समूह को मानव अधिवास या बस्ती कहते हैं। अर्थात समूह में जो व्यक्ति रहते हैं और समूह में संगठित रूप में जो व्यक्ति रहते हैं, वो उनके द्वारा जो मानव निर्मित आवास है, मकान बनाए हुए हैं, उन्हीं को अपन क्या कहेंगे? मानव अधिवास या बस्ती कहते हैं। अधिवास का उपयोग मुख्य रूप से निवास गृह के रूप में किया जाता है, क्योंकि आप निवास गृह का मतलब है रहना। विश्व में प्रथम अधिवास का विकास 5000 वर्ष पूर्व दजलाफ्रात नदी घाटियों मेसोपोटामिया ईरान में हुआ था। देखो विद्यार्थियों, 5000 वर्ष पूर्व दजलाफ्रात नदी, ये दजलाफ्रात नदी जो घाटी है ये अफ्रीका महाद्वीप में, और मेसोपोटामिया जो ईरान में है, जो वहाँ के आसपास ये व्यक्तियों का निवास हुआ था। अब इसके बारे में आगे देखिए। प्रकार। मानव अधिवास निवास की समय अवधि के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी आवास। इस प्रकार के आवास पशुचारण जातियों तथा विश्व के घास क्षेत्रों व जूमिंग क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। अस्थायी आवास, जो जूमिंग की खेती करते हैं। जूमिंग की खेती का मतलब जानते हो क्या होता है? जूमिंग की खेती का मतलब होता है कि जैसे अपन एक स्थान पे रह रहे हैं, वहाँ पे अपने को कृषि करनी है, तो कुछ समय के लिए अपन ने खेत बना लिया पेड़ पौधों को काट कर, और फिर वहाँ से जब उपजाऊ न हो उस भूमि में, तो उसको छोड़कर हम दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो उसको जूमिंग खेती कहते हैं। और ये अस्थायी प्रवास होता है, अर्थात अस्थायी आवास होता है। ज़्यादा लंबे समय तक न रहकर 10-5 साल तक वहाँ व्यक्ति रह पाता है। स्थायी आवास। उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी आवास बनाने की शुरुआत हुई। स्थायी आवास का मतलब है जहाँ पर लंबे समय तक अपन रहें, कम से कम 1-2 पीढ़ी वहाँ पर निवास करें, उसको स्थायी आवास के रूप में आप कह सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में आगे चर्चा करें अपन, तो स्थायी आवास निर्माण के उद्देश्य। देखो, स्थायी आवास निर्माण के उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य था भौतिक वातावरण जलवायु को कम करना। अर्थात जब अपन स्थायी रूप से रहेंगे तो भौतिक वातावरण जलवायु की कठोरता में क्या होगी? कमी होगी या कम करने। खाद्य एवं उपयोगी सामग्रियों के भंडारण हेतु स्थायी आवास। जंगली जानवरों से सुरक्षा, क्योंकि समूह में व्यक्ति क्यों रहेंगे? स्थायी क्यों रहेंगे? अकेले एक व्यक्ति जंगल में जाके रहेगा तो उसको तो जानवर ही खा जाएंगे, तो वो समूह में रहना पसंद करेगा, तो जानवर भी
नहीं आएंगे। पारिवारिक जीवन पूर्ण करने, अर्थात जब शादी ब्याह की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ जंगल में कौन जाओगे यारबा। तो कहवा को मतलब यही है कि जब समूह में रहोगे तो आसानी से अपन एक स्थान से एक गांव से दूसरे गांव में भी पारिवारिक जीवन को संपन्न कर सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक कार्यों के लिए भी स्थायी आवास की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों को आर तथा कार्यों के आधार पर, मानव अधिवासों को आकार तथा कार्यों के आधार पर, आकार व कार्यों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। जो गांव में रहते हैं वो ग्रामीण कहलाएगा और जो नगर में रहते हैं वो नगरीय कहलाएगा। गांव का जो आदमी घर बना रहे छे वो ग्रामीण अधिवास, और जो शहर में नगर में जा मकान बना रहे छे वो नगरीय अधिवास। तो इस प्रकार से दो तरह का अधिवास होगा। ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास में अंतर, सबसे पहले अपन ग्रामीण और जो नगरीय अधिवास है उनमें क्या अंतर है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अधिवास का ग्रामीण व नगरीय रूप में विभाजन का आधार उनके द्वारा संपादित होने वाले कार्य हैं। ग्रामीण अधिवास में प्राथमिक कार्यों की प्रधानता तथा जनसंख्या कम होती है, सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं, जबकि नगरीय अधिवास में द्वितीय तथा तृतीय कार्यों की प्रधानता होती है, जनसंख्या अधिक होती है और सामाजिक संबंध औपचारिक मात्र होते हैं। देखो शहर में अपन जाना पड़ोस का भी न जानो, पड़ोस के व्यक्ति से भी कोई मतलब नहीं होता है शहर में, क्योंकि सब अपने धंधे पे लगे रहते हैं, पैसे 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 करते रहते हैं शहर वाले। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, अपने पड़ोस के पूरे गांव के व्यक्तियों को वो अच्छी तरह से जानता है, प्रत्येक व्यक्तियों का नाम भी जानता है। तो ये एक संस्कृति होती है और घनिष्ठता होती है, संबंध होता है उनमें। तो इस प्रकार से अब देखते हैं ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय का मतलब कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन, वनों में से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण करना आदि, ये सब प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। जबकि ग्रामीण अधिवास के प्रकारों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवास का प्रकार कहा जाता है। सामान्य ग्रामीण अधिवासों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जिसमें अपने पास में, उसको देखिएगा आप, सघन गच्छित अधिवास, सघन गच्छित अधिवास, तो ध्यान रहे सघन गच्छित अधिवास। तो दूसरा है जिसके बारे में चर्चा करें, प्रकीर्णन या एकाकी अधिवास। और देखो पहला था इसमें सघन, सघन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जनसंख्या एकदम गुच्छित रूप में हो, सघन बसी हो, खूब सारे व्यक्ति रहते हो। प्रकीर्णन का मतलब होता है तितर बितर, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति कुछ दूरी पर, एक व्यक्ति कुछ दूरी पर, है ना, इस प्रकार से। तीसरा है मिश्रित अर्धसघन अधिवास। मिश्रित का मतलब है जिसमें कहने का मतलब एक क्षेत्र में जगह जगह पे मकान बने हुए। और चौथा होता है पल्ली या पूर्वा अधिवास। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के अधिवास है। इनकी परिभाषाओं के बारे में भी अपन चर्चा करते हैं, देखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए फटाफट से। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब चर्चा करते हैं, पहला है सघन या गुच्छित अधिवास। इस प्रकार के अधिवास को सहत पूजित सकेंद्रित संकुलित अधिवास के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के अधिवास मैदानी, समतल व जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जहां एक समान व्यवसाय होते हैं। इनमें आवास पास पास होते हैं और संपूर्ण गांव सघन वर्षा होता है। गंगा सतलज के मैदान, मालवा के पठार, राजस्थान के मैदान भाग में इस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है प्रकीर्णन या एकाकी अधिवास। इस प्रकार के अधिवास दूर दूर बिखरे होते हैं। दूर दूर का मतलब एक स्थान से एक स्थान पे नहीं रहते हैं, अलग अलग स्थानों पे व्यक्ति रहते हैं, तथा अव्यवस्थित होते हैं, जो खेतों द्वारा एक दूसरे के अलग अलग होते हैं। खेता पर रचे, गाँव में जैसे खेता पर मकान बना लेते हैं ना अपना, वैसे विश्व के अधिवासों व जनजातियों द्वारा इस प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं। अमेरिका व कनाडा के प्रेरी प्रदेश, ये घास का मैदान है भाई, ध्यान रखना, घास का मैदान। एशिया की स्टेपी मैदान, ये भी घास का मैदान है। गंगा के खादर बागर तराई क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास
ये अर्जेंटीना में घास का मैदान पंपास, ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है डाउन्स, तथा दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स, ये भी घास का मैदान है ना। प्रदेश राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में प्रमुखता से पाए जाते हैं, अर्थात एकाकी, जिसमें प्रकीर्णन की बात कर रहे हैं। अब अगला तीसरा आता है अपने पास में विद्यार्थियों, मिश्रित या अर्ध सघन अधिवास। यह सघन तथा प्रकीर्णन अधिवास के बीच की अवस्था होती है। इनके विकास के लिए पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं। मिश्रित में एक ही परिवार में 5-6 परिवार हुआ ना, तो वो कारण सुन। अब चौथा अपने पास में पल्ली अधिवास। देखो पल्ली अधिवास परीक्षा में पूछा जाता है आधे नंबर में, ध्यान रख लेना। पल्ली अधिवास किससे कहते हैं? पल्ली अधिवास किससे कहते हैं? बोर्ड पेपर में, और इस बार आने की पूर्ण संभावना है। इन्हें पूर्वा या हेमलेट अधिवास भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पूर्वा या हेमलेट अधिवास भी कहते हैं। ध्यान रखना, यह सबसे छोटे आकार की सघन बस्ती है, सबसे छोटे आकार की सघन बस्ती, जिसका विकास पर्वत व पदीय तथा खनन क्षेत्र में होता है। अब इसके बाद में आगे पढ़ेंगे अपन ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। अधिवास के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवास प्रतिरूप कहा जाता है। आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवास के निम्न प्रतिरूप निर्धारित किए गए हैं। अब देखो कौन कौन से प्रतिरूप है। आपकी पाठ्य पुस्तक में इनके चित्र दे रखे हैं। विद्यार्थियों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक को भी साथ में लेकर देख सकते हो, उनमें चित्र दे रखे हैं। रेखीय प्रतिरूप, इसमें रेखाओं वाला चित्र दे रखा है। इस प्रकार के अधिवास सड़क, रेल मार्ग, नहर, नदी के सहारे विकसित होते हैं, जो दूर से दिखने पर एक रेखा के समान दिखाई देते हैं। इन्हें डोरी या रिबन प्रतिरूप भी कहते हैं। ध्यान रखना, डोरी या रिबन प्रतिरूप भी कहते हैं। दूसरा है तीर प्रतिरूप। इस प्रकार के अधिवास नदी विपर्श के सहारे विकसित होते हैं। दक्षिणी भारत के कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील के तट पर इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। ठीक है। तीसरा है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जब नदियाँ, नहरें या सड़कों का संगम मिलन होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। भारत में हरियाणा और पंजाब में ऐसे अधिवास मिलते हैं। अब चौथा बिंदु है अपने पास में, उसकी चर्चा कर लें। आयताकार अधिवास। ये चौराहे के सहारे बनते हैं। जब दो सड़कें आपस में मिलती है और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण करते हैं, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। विश्व के समतल उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूप का विकास होता है। पांचवा है अरिये या मकड़ी जाल प्रतिरूप। किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से सड़कें आकर मिलती है, तो उनके मिलन स्थल को त्रिभुजाकार मार्ग पर मकान का निर्माण होता है। तब अरिये प्रतिरूप का निर्माण होता है। छठा है तारा प्रतिरूप। यह अरिये प्रतिरूप का विकसित रूप है, जिसमें कई मार्ग आकार एक ही स्थान पर मिलते हैं। सातवां है पंखा प्रतिरूप। देखो ये भी अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, पंखा प्रतिरूप के बारे में। इस प्रकार के अधिवास नदियों के डेल्टा क्षेत्र में विकसित होते हैं। और आठवां है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। इस प्रकार के अधिवास पर्वतीय ढलानों के सहारे विकसित होते हैं। और नौवां है मधुमक्खी छाता प्रतिरूप। भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा झोपड़ियों के गांव जो दूर से दिखने पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देते हैं, टोडा जनजाति या अफ्रीका के जुल्लू लोग इस प्रकार के अधिवास का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। इसके बाद में देखिएगा ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख समस्याएं। विद्यार्थियों, आप अगर ये पीडीएफ मेरे से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लीजिए, जिससे आप क्या होगा पीडीएफ को देखते जाइए और मैं केवल आपको इधर आवाज़ सुनते जाइए वीडियो के माध्यम से, तो आप सीख जाओगे अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। आपको किसी टीचर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि आप विद्यालय जाकर ही पढ़ें, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि आने वाले समय में आपको अधिकतर शिक्षा ऑनलाइन ही प्राप्त होने वाली है। अब अगला बिंदु है आवागमन
ग्रामीण अधिवासियों की प्रमुख समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आवागमन के साधनों का अभाव होता है, स्वच्छ पेयजल का अभाव होता है और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है। गाँव में सबसे ज़्यादा लाइट का ना हो अब आवा लागी है, या तो ना तो पहले तो लाइट ही ना हो चाहिए। स्वास्थ्य सेवा भी डिपेंड है, क्योंकि हॉस्पिटल रही है कहाँ मिला चा अपना रोजगार के अवसर गाँव में थोड़ी च कहाँ च कहीं भी कौन छठो सूचना तकनीकी एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव। सूचना तकनीकी भी नहीं मिलती है। बहुत से गांव तो ऐसे हैं जिनमें अभी तक भी टावर नहीं आते। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव में अगर किसी को बात करनी हो ना तो वहाँ पे टावर भी नहीं मिलेगा। अगर मैं गांव निकल जाता हूँ तो मेरा फ़ोन ही नहीं लगता। तो ऐसी भी स्थितियाँ बनी हुई है। उच्च तकनीकी शिक्षा संसाधनों का अभाव, ये सारे कारण हैं जिसके कारण से प्रमुख समस्याएं बनी होती है और ग्रामीण अधिवासियों की प्रमुख ये समस्याएं हैं। अब बात करते हैं अपने पास में नगरीय अधिवास की। नगरीय अधिवास, नगरीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से द्वितीय तथा तृतीय क्रियाओं पर निर्भर है। लंदन को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती होने का गौरव प्राप्त है। लंदन यूरोप महाद्वीप का है जिसको नगरीय बस्ती होने का गौरव प्राप्त है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। पहला है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या 5000 से अधिक व घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो तो उसको नगर माना जाएगा, नहीं तो उसको नगर नहीं माना जाएगा। व्यवसाय क्या क्या होने चाहिए? द्वितीय तथा तृतीय क्रियाओं की प्रधानता अधिक होनी चाहिए, अर्थात 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, खेती कम की जाए, है ना, तो उसको नगरीय कहेंगे। प्रशासनिक ढांचा नगरपालिका कार्यालय स्थित हो और नगरीय अधिवास के प्रकार। मुख्य रूप से नगरीय अधिवास 4 प्रकार के होते हैं। अब नगरीय अधिवास में कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? 4 प्रकार के। देखते हैं, पहला है कस्बा, कस्बा टाउन जिसको अपन कहते हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग 5000 से अधिक और 1 लाख से कम होती है। दूसरा है नगर, सिटी, जिसको अपन क्या कहेंगे? सिटी। नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक 10 लाख से कम होती है। 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। भारत में 7935 नगर है। कितने हैं? 7935 नगर। अब तीसरा बिंदु है महानगर। देखो महानगर कौन कौन से हैं? महानगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक और 50 लाख से कम होती है। लंदन को विश्व के प्रथम महानगर के रूप में जाना जाता है, जिसकी जनसंख्या 1800 ईस्वी में लगभग 10 लाख थी। महानगर औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। इन्हें मिलियन सिटी भी कहते हैं। विश्व में 600 व भारत में 53 महानगर हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा राजस्थान के प्रमुख महानगर है। अब महानगरों में देखो स्नानघर कैसे होते हैं। विशाल स्थिति नगरीय क्षेत्रों जो अलग अलग नगरों के आसपास मिल जाने से विकसित होता है, स्नानघर कहलाता है। कहने का मतलब स्नानघर किससे कहते हैं? विशाल विकसित नगरीय क्षेत्रों में जो अलग अलग नगरों के आसपास मिल जाते हैं उसको। स्नानघर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में पैट्रिक गोडिस ने किया था। ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, हैदराबाद, सिकंदराबाद स्नानघर के प्रमुख उदाहरण हैं। विश्व नगरी मेगालोपोलिस, इसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होती है। उपनगरों का समूह होता है। मेगालोपोलिस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ विशाल नगर होना, अर्थात बड़ा नगर होना। मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन ने यूएसए के उत्तर पूर्व में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक 1000 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैले हुए नगरीय भूदृश्य के लिए किया था। वृहद नगर की जनसंख्या जब 1 करोड़ से अधिक हो जाती है तब उसे मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। यूएसए के न्यूयॉर्क को 1950 में विश्व की प्रथम मेगा सिटी होने का श्रेय प्राप्त है। न्यूयॉर्क जो विश्व की मेगा सिटी है, न्यूयॉर्क कौन सी है? न्यूयॉर्क। विश्व में कुल 25 मेगा सिटी है
जिनमें 3 दिल्ली, बम्बई, कोलकाता ये भारत में स्थित है। अब नगरीय अधिवासियों की समस्याओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। नगरीय अधिवासियों की समस्या है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, नगरों का बढ़ता आकार, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, पर्यावरण प्रदूषण, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, खाद्य पदार्थों में मिलावट, अपराधों का बढ़ना, सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में कमी, यह सब नगरों की समस्या है। इसके बाद में देखिए आगे है गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्या। पहले तो अपन ये पढ़ लेते हैं नगरीय मलिन गंदी बस्तियों की समस्या एवं समाधान। मलिन गंदी बस्तियाँ शहर का वह आवासीय क्षेत्र जहाँ रहन सहन का स्तर निम्न हो उसे मलिन बस्ती या गंदी बस्ती कहते हैं। क्या मतलब शहर का साइड में जो डेरा डाल रहे हो ना, जैसे डेरा डाल रहे लिया या यूँ ही रोड पे रेबा ला गया वहाँ सुखेर जाए, मलिन बस्तियाँ। गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्या लोगों की एक तो बहुत भीड़ होती है, कम क्षेत्र होता है, अधिक लोग निवास करते हैं, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं की कमी होती है। तीसरा है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होना, कच्चे निर्माण, सड़क, मकान आदि समस्याओं की प्रधानता होती है। नैरोबी केनिया में कीब्रा मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कहाँ पे है? नैरोबी केनिया में कीब्रा मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी है। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों अगला अपना बिंदु है समाधान। इन बस्तियों का किस तरह से समाधान किया जाए। सरकार द्वारा निम्न दर पर आवास उपलब्ध करवाना, स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना, मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम संचालित किया जाना, कच्ची बस्तियों में विद्यालय खोलकर शिक्षा प्रदान की जाए और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र खोलकर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो भी हाल ही में इसका अक्सर नाम भी आया है तो आप ध्यान रहे, धारावी मलिन बस्ती बम्बई महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में कोरोना के सबसे अधिक मरीज मिले हैं। बम्बई में एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती धारावी गरीबी और गंदगी के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों ने की थी। गुजरात के किसने की थी? कुम्हारों ने इसकी स्थापना की थी। धारावी बस्ती के छोटे से 557 एकड़ क्षेत्र पर 1 लाख घरों में 6 लाख लोग निवास करते हैं। 1 लाख घर में 6 लाख लोग निवास करते हैं, जो भी कितनों सौ क्षेत्र 557 एकड़ क्षेत्र में इतने व्यक्ति रहते हैं। अब देखो आप कितनी कंडीशन खराब है, 6 लोग निवास करते हैं। इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है जिसे नाइटी फूड रोड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नाइटी फूड रोड के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका चैप्टर नंबर मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 6 विश्व मानव अधिवास की बस्तियाँ जो अपन ने पढ़ लिया है। विद्यार्थियों, मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद सभी विद्यार्थी।